पृथ्वी को इंसानों से बेहतर जानवर समझते हैं, इसीलिए वो आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाते, क्योंकि वो साइंस के भरोसे बैठे होते हैं। और जब तक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट उस खतरे का पता लगा के उन्हें बचा पाते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है और देखते ही देखते पहाड़ का एक पूरा हिस्सा समंदर में जा गिरता है। उसके बाद शुरू होती है असली तबाही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस भयानक एडवेंचरर ला पाल्मा सीरीज की दुनिया में। कहानी की शुरुआत में कैनरी आइलैंड के समंदर में काफी सारे टर्टल्स को दिखाया जाता है जो आने वाले खतरे को सेंस करके इस द्वीप को छोड़ के जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर इंसानों को लगता था कि उनका तो काम ही है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये सोचकर वो उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं और उनके जाने के कुछ दिन बाद ही बोनिटा बीच का पानी खौलने लगता है, जिसमें काफी सारे टूरिस्ट मारे जाते हैं। अगले दिन ला पाल्मा आइलैंड पर ला लगुना जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के चीफ एल्वारो पेरेस को दिखाया जाता है, जो ऑफिस में न्यूज़पेपर देखने के बाद अपने दोस्त डॉक्टर एंटोनियो को कॉल करके पूछता है कि कल के बोट एक्सीडेंट में जो लोग मारे गए थे, क्या तुम ही उनकी बॉडी की ऑटोप्सी करोगे? जिसका जवाब वो हाँ में देता है। इतना सुनकर ये उससे कहता है कि मुझे बस इतना जानना है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। इस पर वो कहता है कि ये जानने के लिए कल तुमको मेरे पास आना होगा। अगले दिन जब एल्वारो उसके पास पहुंच जाता है, तब वो इससे बताता है कि उनकी मौत गैस की वजह से हुई थी, जो इतनी गर्म रही होगी कि जिससे उनके बोट की कांच तक टूट गई थी। उसकी बात सुन के एल्वारो बिना कुछ बोले ही इंस्टीट्यूट वापस लौट आता है। तभी एना उससे बताती है कि पहाड़ों के नीचे अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही जहरीली गैस भी छूटने वाली है। तभी मैरी इनको कॉल करके बताती है कि मैं हुकर के साथ 1949 की दरार की जांच करने आई हूं और मेजरमेंट से पता लग रहा है कि ये दरार अब भी लगातार बढ़ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मैरी अपनी हाइड्रोलॉजिस्ट की स्टडी पूरी करने यहाँ आई होती है। आपको बताते चले कि हाइड्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं जो पानी के ऊपर शोध करते हैं। वो अपने कोलीग हुकर के साथ मिलके पहाड़ों में वाटर मैनेजमेंट डिवाइस इंस्टॉल की थी, जो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसलिए दोनों उसकी जांच करने वहां पहुंच जाते हैं, मगर पहाड़ों में आई दरार देखकर इनके होश उड़ जाते हैं और तुरंत उसकी जानकारी ये अपने सीनियर साइंटिस्ट एल्वारो को देते हैं। वो इन दोनों की बात सुन के मैरी के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए बस एक ही महीना हुआ है, इसलिए हमें मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो। इतना बोलकर वो इनके पास से चला जाता है। उसके बाद होकर मैरी को थोड़ा और डिटेल में बताता है कि 1949 में यहाँ जो विस्फोट हुआ था, उससे पहाड़ों में कई 100 किलोमीटर लंबी दरार बन गई थी। अगर उसी में एक विस्फोट और हुआ तो 500 किलोमीटर लंबी चट्टान खिसक के सीधा समंदर में जा गिरेंगी। उसकी बात सुन के मैरी को समझ में आ जाता है कि कितनी बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है, इसलिए वो उसके मना करने के बावजूद भी उन दरारों के ऊपर अपनी रिसर्च जारी रखती है। इधर एल्वारो डॉक्टर की बात सुन के वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों कड़ियां आपस में जुड़ी तो नहीं है, जो आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। और उसका शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो ऑफिस में मॉनिटर देखता है। उसे देखने के बाद अब उसको मैरी की बातों पर यकीन हो जाता है। इसी बीच वो इनको कॉल करती है। एल्वारो उनसे कुछ कह पाता उससे पहले ही उन दरारों से जहरीली गैस निकल के पहाड़ों पर चारों ओर फैल जाता है। उसकी चपेट में आने से मैरी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब हॉस्पिटल में एल्वारो उससे बताता है कि हुकर को काफी पॉइजनिंग हुई थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसे कोमा में डाला है। साथ ही कहता है कि मैंने तुम्हारी मेजरमेंट्स देखी हैं जो काफी चौंका देने वाली हैं। हमें नहीं पता कि अब इसके बाद उन दरारों से ऐश निकलेगी या फिर लावा। आपको बताते चले कि ऐश ज्वालामुखी की राख को कहते हैं। जियोलॉजिकल साइंस की नजरिए से कोई भी ज्वालामुखी फटने से पहले 3 प्रकार की चेतावनी देती है, जिसमें से पहला होता है पहाड़ों में अर्थक्वेक आना, दूसरा जहरीली गैस निकलना और तीसरा ऐश। अगर ये तीनों इंसिडेंट बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं तो मतलब साफ है कि तबाही की घड़ी नजदीक आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको स्टोरी समझने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं मेन स्टोरी की ओर। एल्वारो मैरी को यही समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा होने के लिए कई फैक्ट्स का एक साथ होना जरूरी है। अगर तुम्हारी थ्योरी के बेस पर
सर, मैंने सुनामी आने का अलर्टनेस जारी किया तो उसका असर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर पड़ेगा, जो काफी डेंजर साबित हो सकता है। सुनामी सच में आएगी इस बात का मुझे पक्का डेटा चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। इस पर वो कहती है कि 2004 की सुनामी में मेरे पेरेंट्स मारे गए थे। काश उस वक्त उसकी चेतावनी पहले मिली होती तो आज वो जिंदा होते। और मेरी नजर में एक बार फिर से आप उसी इंसिडेंट को रिपीट करना चाहते हैं। उसकी बात सुन के एल्वारो समझ जाता है कि मैरी क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उसको लेके अगले दिन मेयर के पास पहुंच जाता है, जो इन दोनों की बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करती, क्योंकि पिछली बार एल्वारो के स्टेटमेंट ने इन दोनों को झूठा साबित कर दिया था। मेयर को लगता था कि इस बार भी इनकी थ्योरी गलत ही होगी। तब एल्वारो उनसे कहता है कि आप हमारी मीटिंग गवर्नमेंट के साथ रखो, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि इस बार पूरा लापामा दांव पे लगा है, जो आप समझ नहीं रही हैं। इतना बोलकर वो मैरी को लेके वहां से निकल जाता है। ऑफिस में आते ही वो सबको अलग अलग काम बता ही रहा था, तभी एना को मॉनिटर पे हरकत नजर आती है और वो दोनों से बताती है कि पहाड़ों में झटके शुरू हो चुके हैं, जो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि टेम्परेचर अब भी नॉर्मल है। तब एल्वारो कहता है कि वो लावा नहीं बल्कि ऐश है, जिसका मतलब है कि कुछ ही देर में इरप्शन होने वाला है। ये सब देखकर वो तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल करने को कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एक प्लेन लापामा से मैड्रिड के लिए टेक ऑफ कर चुका था, जो ऐश की चपेट में आने से क्रैश हो जाता है। इस भयानक घटना को देख के लापामा में जितने भी टूरिस्ट मौजूद थे उनके बीच दहशत का माहौल बन जाता है। मेयर, जो पहले एल्वारो के खिलाफ थे, इस घटना को देखने के बाद अब वो उसकी बात से सहमत होकर अगले ही दिन मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग फिक्स कर देती है। बातचीत के दौरान एल्वारो मैरी और एना के साथ मिलके उन्हें बताते हैं कि अगर एक और विस्फोट हुआ तो 500 किलोमीटर लंबी चट्टान खिसक के सीधा समंदर में जा गिरेंगी। उसके बाद ना आप कुछ कर सकते हैं और ना हम, इसलिए लैंडस्लाइड होने से पहले आपको ही कुछ करना होगा, नहीं तो मौत का ऐसा तांडव मचेगा जिसे देखकर हम सबकी रूह कांप जाएगी। इनकी बात सुनकर वो कहते हैं कि हम इवैक्यूएशन की तैयारियां शुरू करते हैं और आप लोग उस वोल्केनो पर अपनी नजर बनाए रखें। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हमें तुरंत बताएं। उनकी बात सुन के एल्वारो मैरी और एना से कहता है कि मैंने ऑफिस में सभी को अपने घर जाने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस का एक भी आदमी इस घटना में मारा जाए, और जहां तक मेरी बात है तो मैं यहीं रहूंगा उनको अपडेट देने के लिए। उनकी बात सुन के एना और मैरी अपने घर जाने के लिए ऑफिस से निकल जाते हैं। रूम पे पहुंच के मैरी देखती है कि इसका भाई एरिक वहाँ नहीं है। तभी इसको बाहर से कॉल आता है। उनकी बात सुन के वो वहाँ पहुंच के देखती है कि ड्रंक एंड ड्राइव के केस में उसके भाई को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। अपने भाई को छुड़ाने में ऑफिसर से उसकी हाथापाई हो जाती है। पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाने के आरोप में वो एरिक को छोड़ के इसे ही अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल मैरी को जब अपने मेजरमेंट से यकीन हो जाता है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से ला पाल्मा आइलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो लैंडस्लाइड होने से पहले ही एरिक को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने से साफ साफ मना कर देता है। इस बात को लेके दोनों में आर्गुमेंट्स भी हो जाता है, इसलिए वो बार में चला गया था। अगले दिन मैरी को वहाँ से निकालने के लिए एरिक उसके पास जाके कहता है कि एडवोकेट के आते ही हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही पूछता है कि तुमने जो कहा था क्या वो सच में होने वाला है, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। इसकी बात सुन के उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आज मैरी यहाँ फंसी हुई थी, लेकिन वो उसको समझाती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी इमरजेंसी सायरन बजना शुरू हो जाता है। मैरी समझ जाती है कि ज्वालामुखी फूट चुका है और लैंडस्लाइड किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए वो एरिक को ऑफिसर के पास भेजती है ताकि वो लोग इसे छोड़ सके। लेकिन वो लेडी ऑफिसर किसी भी अपराधी को छोड़ने से साफ मना कर देती है। तब एरिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी दूसरा ऑफिसर आके उस लेडी ऑफिसर से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उसकी बात सुन के वो जाने से पहले चाबियां एरिक के सामने रख के निकल जाती है। उसके जाते ही एरिक बिना टाइम वेस्ट किए मैरी के साथ एक और आदमी को जेल से बाहर निकाल देता है। वहाँ से निकल के दोनों बोट पे जाने की बात कर रहे होते हैं। इनकी बात सुन के वहीं पास में बैठा फेडरिक नाम का आदमी बताता है कि सभी बोट्स चली गई, अगर कोई और बोट हो तो बताओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। टेनेरिफ आइलैंड से एक आखिरी प्लेन कुछ ही मिनटों में निकलने वाला है। उसकी बात सुन
सुन के एरिक को याद आता है कि जिस बोट से वो समंदर में गया था, हो सकता है कि वो बोट अभी भी वहीं पर मौजूद हो जहां उसने उसे छोड़ा था, और ये तीनों लकी होते हैं क्योंकि वो बोट वहीं पर थी। उसकी मदद से तीनों यहाँ से निकल पाते उससे पहले ही। जिस क्रिमिनल को एरिक ने जेल से छुड़ाया था वो उसको शूट कर देता है। अपने भाई को मरता देख मैरी अंदर से टूट जाती है। मौका मिलते ही फेडरिक उसके ऊपर हमला करके उसको मार के मैरी को लेके यहाँ से निकल जाता है। उधर ऑफिस में अल्वारो के पास हुकर आता है जो हॉस्पिटल में बेहोश था। ऑफिस में आते ही चीफ उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ। इस पर वो कहता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लापामा में उतनी बोट्स नहीं है कि वो हर एक को टेनरिफ पहुँचा सके, इसलिए मैं यही रहूंगा आपके साथ। उसकी बात सुन के अल्वारो कहता है कि तो क्यों ना एक आखिरी बार मैदान में उतरा जाए। मरने से पहले दोनों धधकते हुए ज्वालामुखी को नजदीक से देखने की इच्छा लेकर पहुंच जाते हैं वहां पे, क्योंकि इन्हें पता था कि वैसे भी ये मारे जाएंगे। तभी वो चट्टान टूटने लगता है जिसकी साउंड और वेव इतनी जोरदार होती है कि वो टेनेरिफ तक सुनाई दे जाती हैं, और देखते ही देखते कई 100 फीट ऊंची लहरें लापामा से तबाही मचाने के लिए निकल पड़ती हैं। उसे देखकर मैरी और फेडरिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इन्हें लगता था कि अब इनकी कहानी खत्म। तभी फेडरिक के मोबाइल पर मैसेज आता है जिसमें सुनामी से बचने के लिए टेनेरिफ आइलैंड पर एक सेफ स्पॉट की लोकेशन दी गई थी। फिर क्या था, फेडरिक बिना टाइम वेस्ट किए मैरी को लेकर उसी लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। और ये मैसेज सिर्फ उसी को नहीं बल्कि कैनरी आइलैंड में सभी को मिला था ताकि वो खुद को बचा सके। मगर जितने भी लोग प्लेन में बैठे थे उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। मौत को अपनी ओर आता देख वो सभी पिंजरे में कैद पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे थे, और देखते ही देखते उनका प्लेन सुनामी में समा जाता है। इधर मैरी और फेडरिक अभी भी रास्ते में थे, मानो सुनामी जैसे उनको अपने साथ ले जाने के लिए उनका पीछा कर रही हो। एक पॉइंट पर आके लहरें इनको दोनों तरफ से घेर लेती हैं। वो इनको अपने साथ बहा के ले जाती उससे पहले ही ये उस सेफ स्पॉट की ओर मुड़ जाते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है। वहां पहुंच के ये देखते हैं कि इनसे पहले ही यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। फेडरिक उनमें से एक से पूछता है कि एयरपोर्ट का क्या हुआ, जितने भी लोग प्लेन में बैठे थे क्या वो जिंदा हैं? इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस सुनामी में कैनरी का ज्यादातर आइलैंड तबाह हो चुका है। दरअसल जिस वक्त लापामा में ऐश की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था, उस न्यूज को देखने के बाद मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर कॉल सेंटर में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनको बताया जाता है कि वहाँ के रिसर्चर ने बताया है कि उन विस्फोटों ने 1949 के दरार को काफी कमजोर कर दिया है। एक और विस्फोट हुआ तो 500 किलोमीटर लंबी चट्टान टूट के सीधा समंदर में जा गिरेंगी। उससे उठने वाली लहर इतनी ऊंची होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको तैयार रहना होगा। अगर लैंडस्लाइड हुआ तो हमारा काम होगा वहाँ के लोगों को सेफ जगह तक पहुँचाना, और ये लोग अपने काम को बखूबी पूरा करते हैं। इनकी मदद से काफी सारे लोगों की जान बच गई थी। उस आदमी की बात सुन के फेडरिक को लगता था कि इस भयंकर तबाही में उसकी फैमिली भी मारी गई। तभी उसका बेटा उसे आवाज लगाता है। अपनी वाइफ और बेटे को जिंदा देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन अभी भी उसकी बेटी मिसिंग थी। उधर प्लेन में गिने चुने लोग ही जिंदा बचे थे। उसमें से एक फेडरिक की बेटी भी थी जिसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके उसी सेफ स्पॉट पर पहुंचा दिया जाता है। न्यूज में बताया जाता है कि कैनरी के सुनामी ने भारी तबाही मचाई है और काफी सारे देश बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आखिर में बताया जाता है कि टर्टल्स को धरती के बारे में वो पता है जो इंसानों को नहीं पता, इसीलिए वो आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेते हैं। अगर इंसानों को उनके जितना लंबा जीना है तो पहले नेचर को समझना होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।